हूं अमित पालित और मेरे साथ आप सब जानते हैं उनको क्योंकि हमारे तो सर भी हैं लेकिन आप सबके लिए बहुत ही चहेते रजत जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। करो स्वागत जितना मर्जी। हाँ सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इसलिए क्योंकि आपके साथ अब हमें अच्छा लग रहा है क्योंकि आपसे हम सवाल करेंगे जवाब मिलेगा क्योंकि हमें मौका मिलता नहीं है। आप बेधड़क होके जो चाहो सवाल पूछो और आप कोशिश करेंगे कि जितनी काबिलियत है जवाब दे सकें। सर सबसे इंटरेस्टिंग जो हमें लग रहा था जब दावे हो रहे थे क्योंकि अभी तो रिजल्ट हम देख रहे हैं गुजरात की बात करते 151 पे बीजेपी दिख रही है और 21 पे कांग्रेस है, लेकिन जब दावे हो रहे थे हम जब न्यूज़ पढ़ते थे तो लिंक्स हम लोग पढ़ते थे उसमें दावे होते थे जिसमें अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मेरे पास आईबी की रिपोर्ट है, हमारी सरकार बन रही है, आप सब भूल जाइए। कांग्रेस ने वहां पर जब घड़ी लगा दी हमें लगा कि कॉन्फिडेंस है, लेकिन जब आपने इन सब चीज़ों को देखा था तब आपने जब जो सोचा और उसके बाद जब आंकड़े आए आपको कितना अपने आप को आकलन को अपने सही पाया क्योंकि हर कोई आपको सुनता है आपको जानता है। देखिए, जब शुरू से मैंने चुनाव कैंपेन देखना शुरू किया मुझे इस बात की बिल्कुल क्लैरिटी थी कि भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री करेगी। नरेंद्र मोदी जिस तरह से कैंपेन करते हैं, जिस तरह से 24 घंटे चुनाव के काम में लगे रहते हैं, जिस तरह से उन्होंने उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया, जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी पर्सनली हिस्सा ले रहे हों, जिस चुनाव को नरेंद्र मोदी पर्सनली लीड कर रहे हों, उसमें बीजेपी ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल करेगी, इसमें किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस गुजरात में एक बड़ी पार्टी है, कांग्रेस का ज़बरदस्त संगठन है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस बीजेपी को ज़बरदस्त चुनौती दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ढंग से चुनाव लड़ा नहीं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी पूरे इलेक्शन के दौरान कैंपेन करने के लिए सिर्फ एक दिन गए मुंह दिखाई करने, तो कैसे कांग्रेस जीत सकती है? कांग्रेस के पास में रिसोर्सेज की कमी थी और इस कमी का फायदा उठाया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी चुनाव जीत तो नहीं सकती थी लेकिन कांग्रेस को कमजोर कर सकती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल चतुर खिलाड़ी हैं राजनीति के। उनकी नज़र है आने वाले 5 साल बाद जो चुनाव होंगे उस पर। उनकी रणनीति है कांग्रेस को कमजोर किया जाए और फिर अपनी जगह धीरे धीरे बनाई जाए, जो उन्होंने दिल्ली में किया था। तो इसका फायदा उन्हें हुआ है, सीटें नहीं मिली, वोट परसेंटेज मिला है और अपनी जगह उन्होंने बनाई है गुजरात में। सर लेकिन कांग्रेस में आखिरकार आपको क्या लगता है किस चीज़ की कमी? उन्होंने तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या लीडरशिप में क्या दिक्कत है? विजन नहीं है उनके पास कि या फिर उनको लगता है कि नहीं गुजरात हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ऐसा कुछ? अमित, अगर कोई ये सोचता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात में कांग्रेस को वोट दिला सकते हो तो ये मूर्खता की बात है। मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर नेता हैं, बड़े नेता हैं, कर्नाटक के नेता हैं, वहाँ उनकी रिस्पेक्ट है। कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाने से उनकी नेशनल अपील हो जाएगी, ये सोचना तो गलत है। राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनकी नेशनल अपील है, जिन्होंने एक अपनी इमेज क्रिएट किया है कि मैं नरेंद्र मोदी से टकरा सकता हूं, मैं डरता नहीं हूं, लड़ता हूं। ये उन्होंने इमेज क्रिएट किया है। अगर लड़ना है, टकराना है तो गुजरात में आओ ना, ये नरेंद्र मोदी के पीछे यहाँ आकर के लड़ो, आपका स्टेचर भी बढ़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि कांग्रेस सरकार बना लेती, जीत लेती। और राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए कि पिछले चुनाव में जब उन्होंने मेहनत की थी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात में मुश्किल पैदा कर दी थी। 99 सीटें पर सिमट गई थी बीजेपी और 77 सीटें ऐसे समय जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे। तो इन चीज़ों को समझ के एनालाइज करके अगर कांग्रेस एक्शन में आती तो ज़रूर उसको फ़ायदा होता। सर एक सवाल ना जिसका जवाब कभी भी हमने किसी कांग्रेस से किसी भी एनालिस्ट से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह को मिला नहीं, मुझे लगता है शायद इस जवाब आप दे सकते हो। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को गुजरात से क्यों नहीं लेके गए? मतलब एक ऐसा सवाल है हर किसी के जहन में। ये एक रहस्य है और मैं खुद भी ये जानना चाहता हूँ और कांग्रेस के नेता मुझसे पूछते हैं कि आप बताइए कि राहुल गांधी अगर अपनी भारत जोड़ो यात्रा गुजरात से निकाल लेते तो क्या बिगड़ जाता? अगर फ़ायदा नहीं होता, चलो नुकसान तो नहीं होता। क्या राहुल गांधी ये सोचते हैं कि उनके गुजरात आने से कांग्रेस को और नुकसान हो जाता? अब 20 सीटें आई, इससे ज़्यादा क्या नुकसान हो जाता? इससे नीचे तो कांग्रेस जा नहीं सकती थी। इतिहास में गुजरात में कांग्रेस की इतनी कम सीटें कभी नहीं आई। इतिहास में कांग्रेस का इतना कम वोट परसेंटेज कभी नहीं रहा। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी मल्लिकार्जुन खड़गे तो नहीं दी जा सकती, इसकी जिम्मेदारी मधुसूदन मिस्त्री को तो नहीं दी जा सकती, इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी को लेनी पड़ेगी। वो कांग्रेस के सबसे एक्टिव लीडर हैं, सबसे बड़े लीडर हैं। चाहे कोई भी अध्यक्ष बने, कांग्रेस में चलती तो राहुल गांधी की है, फैसले उनके होते हैं, सारे मुख्यमंत्री उनकी तरफ देखते हैं। अब हम कोई अशोक गहलोत को इसके जिम्मेदार थोड़ी ठहरा सकते हैं। सर एक और जो शख्स है जिनकी हमने बहुत बाइट चलाई, आपने आज की बात में बहुत उनको दिखाया था, वो है ओवैसी। कहीं आपको नजर आया? क्योंकि हम उनको ढूंढ ही रहे हैं उसको।
देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति आज की राजनीति नहीं है, वो भविष्य की राजनीति कर रहे हैं, आगे की राजनीति कर रहे हैं। वो इस देश में मुसलमानों के मसीहा बनना चाहते हैं और उन्होंने एक बात को पहचाना है। 2008 में 2014 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री भारत के प्रधानमंत्री बने, 8 साल का अरसा हो गया, तब से देश की राजनीति ने करवट ली, एक बदलाव आया है। पहले सारी जो मेन लाइन पॉलिटिकल पार्टियां थी, ये मुसलमानों के वोटों के लिए मेहनत करती थी, बीजेपी को छोड़ करके। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी जब भी आई, तो सबकी कोशिश होती थी कैसे हम इफ्तार कर लें, कैसे टोपी लगा लें, कैसे नमाज पढ़ते हुए अपनी तस्वीर खिंचा लें और मुसलमानों की वोट हमें मिल जाए। पिछले 8 साल में नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन किया, जो भी बीजेपी की राजनीति उसकी वजह से अब सब लोग मंदिर जाते हैं, जनेऊ पहनते हैं। गुजरात के चुनाव में हमने सबने देखा कि कांग्रेस ने एक बार भी, अब 2002 के दंगों की बात नहीं की, कांग्रेस ने एक बार भी बिल्किस बानो की बात नहीं की। और यही बात केजरीवाल की, अरविंद केजरीवाल ने भी वहाँ पर बात की लक्ष्मी गणेश जी के तस्वीरें नोट पर छापने की। उन्होंने बिल्किस बानो का सवाल नहीं उठाया, इसको लेकर के इस्लामिक नेता, मुस्लिम नेता नाराज हैं। ओवैसी की लाइन बिल्कुल क्लियर है, वो मुसलमानों के नेता हैं और दुनिया के सामने मुसलमानों पर हो रहे जुल्म की बात उठाते रहेंगे और बिल्किस बानो के केस की बात उठाते रहेंगे, गुजरात के दंगों की बात उठाते रहेंगे और अपना एक वोट बैंक क्रिएट करेंगे जो कि मुस्लिम वोट बैंक है। और चूंकि उनकी लाइन क्लियर है, उनकी लेंथ क्लियर है, उनको मालूम है कि मुझे कहाँ बैटिंग करनी है, कौन सी पिच पर बैटिंग करनी है, तो इसलिए उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। सर, हम हिमाचल प्रदेश जाएं उससे पहले लास्ट एक सवाल, क्योंकि गुजरात का जो इस बार का जो रिजल्ट आया है, किन मायनों में सर ऐतिहासिक होगा और आने वाले जो राजनीति होगी गुजरात की, उसको आपको लगता है कि वहां पर वो देखने को मिलेगा या चेंज करेगा उसको? देखिए, इस इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री को और सारे के सारे मंत्रियों को बदल दिया। ये किसी राजनेता में हिम्मत नहीं है ऐसा कर सके। आफ्टर ऑल उसके अंदर विजय रूपाणी थे जो मुख्यमंत्री थे, नितिन पटेल थे जो पटेल समाज समुदाय के बड़े नेता हैं, सौरभ पटेल थे जो मिनिस्टर थे, सारे के सारे मंत्रियों को हरा देना और ये एक्सपेक्ट करना कि ये बगावत नहीं करेंगे, ये एक्सपेक्ट करना कि वो भीतरघात नहीं करेंगे, ये एक्सपेक्ट करना कि वो पीछे से सेंधी लगा देंगे वोटों में, ये बड़ी बात है। ये नरेंद्र मोदी का अपने ऊपर विश्वास है। और दूसरा, अमित शाह का मैनेजमेंट, ग्राउंड लेवल पर रेबल्स को हटाना, उनको समझाना, जरूरत पड़े तो डराना, ये सिर्फ अमित शाह कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। आखिरी दिनों में उन्होंने ग्राउंड लेवल पर बहुत काम किया। मोदी का कैंपेन, अमित शाह का मैनेजमेंट और तीसरा संगठन जो सीआर पाटिल ने चलाया। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है उनका संगठन। तो इसलिए जो बड़े बड़े नेता हैं, मैंने किसी से पूछा भाई नितिन पटेल रिवेल कर देंगे, अगर विजय रूपाणी रिवोल्ट कर दें क्या होगा? तो वहाँ के लोगों ने कहा कुछ नहीं होगा। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि संगठन इतना मजबूत है कि संगठन लीडर बनाता है, लीडर संगठन नहीं बनाते। और इस बार गुजरात में बीजेपी में जो संगठन में लोग काम करते हैं, ये जानते हैं कि हम सरकार चलाते हैं, हम पार्टी चलाते हैं, हम इलेक्शन जिताते हैं। इस बार उनमें से बहुत सारे लोग एस्पिरेंट थे, उन्होंने टिकट मांगी थी, जिनको नहीं दी वो खड़े हो गए बगावत का रेबल के तौर पर, लेकिन सबका सफाया हो गया। तो ये ताकत है बीजेपी के संगठन की, वो संगठन जो मोदी ने 13 साल मुख्यमंत्री रहते हुए खड़ा किया। अगर ऐसा संगठन बीजेपी हर राज्य में खड़ा कर ले तो फिर हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होगा। तो सर, आपने एक उस सवाल का जवाब दे दिया जो कि सबके जहन में था, वो है मोरबी हादसा होने के बाद भी आखिरकार कैसे बीजेपी यहाँ पर उस मुद्दा भी नहीं बना और बीजेपी इलेक्शंस में आगे भी निकल गई। मुझे लगता है सब आपने उसका जवाब दे दिया। इसका संगठन, हाँ, संगठन, बीजेपी का संगठन ऐसा है। और मोरबी में जिसको टिकट दिया वो व्यक्ति है जिसने मोरबी के घायलों के लिए काम किया। देखिए, बहुत दुखद घटना थी, 150 लोग किसी राज्य में मौत हो जाए और पूरे चुनाव में वो इशू ना बन सके। ये नरेंद्र मोदी का ताकत है, नरेंद्र मोदी का विश्वास। और ये आज का विश्वास नहीं है, ये 13 साल मुख्यमंत्री और 8 साल प्रधानमंत्री, 21 साल उन्होंने गुजरात की जनता के साथ जो कनेक्ट किया है। जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक बार मुझे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देखिए, मैं लोगों से कह दूं मैंने सड़कें बनवा दी, मैंने हॉस्पिटल बनवा दिए, मैंने स्टेशन बनवा दिए, मैंने बस स्टॉप बनवा दिए, मैंने 3 व्हीलर सुधार दी, कहने से कुछ नहीं होता, बनना चाहिए। जब मैं कहता हूँ मैंने रोड बना दी तो उस रोड पर लोग चलते हैं और देखते हैं हाँ ये बात ठीक कहता है। जब मैं कहता हूँ कि मैंने रेलवे स्टेशन और
बस स्टेशन का इम्प्रूवमेंट कर दिया। जब लोग उस पर जाते हैं और देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड बने हैं, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बने, वो देखते हैं तो उनको लगता है ये आदमी ठीक कहता है। हॉस्पिटल बेहतर हुए, वो कहते हैं ये आदमी ठीक कहता है। घर घर बिजली पहुंची, पानी पहुंचा, नर्मदा का पानी पहुंचा। जब तक लोग उसको महसूस नहीं कर लेते तब तक नेता पर विश्वास नहीं करते। तो मोदी ने काम करके और सिर्फ काम करके लोगों का विश्वास जीता है। ये कोई इमोशन नहीं है, और उनको लगता है कि ये आदमी काम करता है, ये आदमी झूठ नहीं बोलता, और ये दिन रात काम करता है, आराम नहीं करता, छुट्टी नहीं लेता, और चतुर चालाक आदमी है। ये ऐसा आदमी नहीं है कि जो मूर्ख है। तो रेस्पेक्ट है मोदी जी के लिए, और इस रेस्पेक्ट के बाद उनका एक इमोशनल कनेक्ट गुजरात के लोगों के साथ। जब वो गुजराती में बोलते हैं, कभी कभी उनकी आंख से आंसू निकलते हैं, कभी वो हंसाते हैं, कभी रुलाते हैं। इन सब चीज़ों से उनकी जो गुजरात की जनता से जुड़ाव है वो बढ़ता है, और उसका नतीजा दिखाई दिया ये जो 150 की फिगर तक बीजेपी पहुंच रही है। बिल्कुल, और उनकी बात तो शायद ठीक भी हुआ है कि नरेंद्र का जो रिकॉर्ड है भूपेंद्र तोड़ेगा, ऑलमोस्ट सही गया। सर हिमाचल प्रदेश चलते हैं, कि हिमाचल प्रदेश में 68 में 40 जो ट्रेंडिंग में दिखा रहे कांग्रेस आगे, 25 पे बीजेपी है और 3 अदर्स के पास गया है। यहाँ पर जो उनका नारा था कि हम राज नहीं रिवाज बदल देंगे, सर कहाँ लगता है कि चूक हुई, या फिर या कि ट्रेडिशन नहीं बदलने वाला है? ये सवाल ट्रेडिशन का नहीं है। इस बार अगर बीजेपी चुनाव में पीछे है, हार रही है, उसकी एक ही वजह है बीजेपी के अपने लोग। बड़ी संख्या में ऐसे लोग जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिए, और केंद्र में जो नेता बैठे हैं उनके प्रेशर की वजह से उसका असर दिखाई दे रहा है। बहुत सारी सीटों पर आप देखेंगे बीजेपी के उम्मीदवार कोई 400 वोट से पीछे है, कोई 1000 वोट से पीछे है, कोई 2000 वोट से पीछे है। कम से कम 11-12 सीटें ऐसी हैं, वो सारी सीटें ऐसी हैं जिन पर इनके अपने जो रेबेल उम्मीदवार हैं, किसी ने 2000 वोट लिए, किसी ने 3000 वोट लिए, उसकी वजह से कांग्रेस जीती। ये बीजेपी की अपनी कमी है। जो ताकत उनकी गुजरात में है, वही कमी उनकी हिमाचल प्रदेश में दिखाई दे रही है। तो सर हिमाचल प्रदेश में जो आपने कहा कि जिस तरह से रेबल्स को सबको कर लिया गया, तो आपको क्या लगता है ग्राउंड पे जो कार्यकर्ता या फिर संगठन में कोई दिक्कत आई है? संगठन में दिक्कत है, और मुझे लगता है कि रेबल को कंट्रोल करने की कोशिश हर लेवल पर की गई। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल से आते हैं, अनुराग ठाकुर हिमाचल से आते हैं, उनके पिता वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे हैं, और नरेंद्र मोदी ने संगठन का काम हिमाचल में बहुत किया है। हिमाचल के चप्पे चप्पे को, कोने कोने को जानते हैं, कार्यकर्ताओं को पर्सनली जानते हैं। और मोदी जी ने फ़ोन करके कार्यकर्ताओं से कहा, जो चुनाव लड़ रहे थे, बगावत कर रहे थे, कि तुम चुनाव मत लड़ो, बस मैं क्या, ये वायरल हुआ। तो जब वो इस लेवल पर काम कर रहे थे उसका असर नहीं हुआ। जिसको उन्होंने कहा था वो तो भी चुनाव लड़ गया। तो ये दिखाता है कि जो बगावत कर रहे थे वो कितने स्ट्रांग थे, कितने नाराज थे, कितने परेशान थे, और उसका असर दिखाई दे रहा है। सर अब ऑपरेशन लोटस का जो जिक्र अब चल पड़ा है, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे चल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जितने एमएलएज हैं उनको जयपुर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये क्या पॉसिबिलिटी दिखती है, आपको लगता है कि नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर कांग्रेस की क्लियर कट मेजोरिटी होती है तो फिर इस तरह का ऑपरेशन नहीं होते हैं। गोवा में ये हुआ था, जिसका डर कांग्रेस को है। तो पहली बात तो कांग्रेस वॉज कॉट ऑफ गार्ड। दिग्विजय सिंह अपने होटल के कमरे में सो रहे थे, कब सरकार बन गई उनको पता नहीं चला। उसके बाद से कांग्रेस थोड़ी अलर्ट हो गई है, और हिमाचल में खासतौर पर अलर्ट है। हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां वो कई बार सरकार में रह चुके हैं, एक्सपेक्ट कर रहे थे, एग्जिट पोल से भी लगता था उनको तैयारी है। तो ये आज सुबह भी मैं कह रहा था कि जो अपने एमएलएज हैं उनको राजस्थान के या छत्तीसगढ़ के रिजॉर्ट में ले जाएंगे। डर तो है उनको कि भाई कोई कोचिंग है। आपकी बात सही निकली। तो अब मैंने अभी खबर देखी वो राजस्थान में ले जाके उनको रखेंगे एमएलएस को। तो डर तो है, ये लोगों को लगता है कहीं अमित शाह आ जाएंगे और फिर रातों रात पलट देंगे। हालांकि ऐसा ये कोई जनरल बात नहीं, किसी किसी स्टेट में ऐसा हो सकता है, लेकिन हिमाचल में अगर 1-2 सीट का असर फर्क होगा तो जो रेबेल हैं वो सब कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है उसमें मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को अच्छी खासी मेजोरिटी मिल जाएगी, चाहे बीजेपी के 5 उम्मीदवार 500, 1000, 2000 से हारे, लेकिन कांग्रेस को अच्छी खासी मेजोरिटी होगी, वो सरकार बनाएगी। सर आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। लेकिन साथ जो आपके जो दर्शक जो आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे, उनके पास मौका है क्या आज रात आप उनसे मिलने जा रहे हैं, फिर मिलेंगे? हाँ, रात को 9 बजे आज की बात में मिलेंगे। और मैं पहली बार ये भी आपको रिवील कर देता हूँ, बहुत वक्त से लोग पूछ रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया पर आपसे पूछते होंगे कि आपकी अदालत कब? अदालत कहिए। एग्जैक्टली। तो बहुत जल्द, समझिए कि 2-3 हफ्ते में
आपकी अदालत के नए शो शुरू होंगे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये गुजरात और हिमाचल के चुनाव ख़त्म हो जाएं। आज ये चुनाव ख़त्म हो गए, मेरी तैयारी पूरी है और बहुत जल्द आपकी अदालत के नए एपिसोड दर्शकों को दिखाई देंगे। और अगर आपको लगता है कि आप किसी बड़े सेलिब्रिटी या फिर बड़े किसी लीडर को आप चाहते हैं कि सर की अदालत में आए, सर आपकी तरफ से उनसे सवाल पूछे, तो आप अपने फीडबैक वो नाम हम तक पहुंचा सकते हैं। आप इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमको फॉलो करेंगे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप डालिए, हम वो सर तक पहुंचाएंगे। उसके बाद सर आप जरूर उनमें से किसी न किसी चूज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अमित पालित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छे सवाल पूछे और डिजिटल के दर्शकों से मुझे बात करने का मौका मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।